गुड इवनिंग बच्चों, जैसा कि मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं मिस्टर सिराज अहमद और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मिस्टर एजुकेटर 786। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक माध्यमिक में पूछे जाते हैं। और मैं श्योर कह सकता हूं कि आज के वीडियो को पढ़ने के बाद आपके एक भी सवालात क्लास 10 के बोर्ड्स में मिस नहीं हो पाएंगे। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गैसेस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है प्रेशर। पैरामीटर किसे कहते हैं? गैस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रेशर। किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उस कंटेनर के दीवार के पर यूनिट एरिया पर, हम लोग जानते हैं बच्चा, ये जो फ्रैक्शन के नीचे होता है इसे हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट कहते हैं। कभी भी फिजिकल साइंस में फ्रैक्शन के नीचे जो भी वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर यूनिट। और चूंकि ए है ना, ए का मतलब क्या होता है? एरिया। तो किसी कंटेनर के दीवार के पर यूनिट एरिया पर गैस के मॉलिक्यूल्स जितना फोर्स लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर किसे कहते हैं? किसी कंटेनर के पर यूनिट एरिया पर गैस के मॉलिक्यूल जितना फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर में दूसरा टर्म क्या आता है कि इसके यूनिट क्या क्या होते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। पास्कल, एटमॉस्फेयर, ये सब के सब, बार, टोर, ये सब किसके यूनिट होते हैं? प्रेशर के यूनिट होते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में होता है और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी हम लोग जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? तो मरकरी, जो जिसको हम लोग पारा कहते हैं, हाइड्राग्राम, उसका 76 सेंटीमीटर समुंदर की ऊंचाई के ऊपर 273 केल्विन पर जितना प्रेशर अप्लाइड करता है, जितना फोर्स अप्लाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि मैनोमीटर क्या होता है? गैस के प्रेशर को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मैनोमीटर। फिर हम लोग जान लेते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी गैस किसी कंटेनर में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये एसआई सिस्टम में होता है और ये सीजीएस सिस्टम में होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक और न्यूमेरिकल में एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वो दे दिया रहेगा लीटर, और आपको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यूनिट क्यूब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो न्यूली बच्चे होते हैं जो पहली बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उनको न्यूमेरिकल में काफ़ी डर लगता है, तो उनको यूनिट अगर पता रहे तो वो आसानी से उस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अदर प्रॉपर्टीज़। गैसेस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग को जान लेना है। जैसे एक होता है एक्सपेंसिबिलिटी। आप अगर किसी भी परफ्यूम या इतर की शीशी को रूम में खोल देते हैं तो वो जो उसकी जो महक होती है ना, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? एक्सपेंसिबिलिटी की वजह से। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिफिसिबिलिटी। ये क्या होता है? अगर आप 2 अगरबत्ती को जलाकर छोड़ देते हैं तो दोनों का धुआं आपस में आके क्या होता है? मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफिसिबिलिटी बोलते हैं या मिसिबिलिटी बोलते हैं। तो क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? चलो हम लोग आगे देखते हैं। हमारे सामने है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि अभी हम लोग 2 टर्म पढ़े थे, वॉल्यूम और प्रेशर। तो क्या गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में कोई रिलेशन होता है? हाँ, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो उनका प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? हम लोग इन्वर्सली रिलेशन कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? V प्रोपोर्शनल 1/P। जब भी कोई रिलेशन इन्वर्स होता है तो वो हमेशा फ्रैक्शन के नीचे चला जाता है। अगर हम लोग यही चार्ल्स लॉ की बात करेंगे आगे चल के तो V प्रोपोर्शनल T होगा, क्योंकि इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली रिलेशन होता है। और जब यही रिलेशन इन्वर्सली हो जाता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? V प्रोपोर्शनल 1/T। समझ में आ रहा है? चलो बच्चों, तो याद रखिएगा कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, वो प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? उसका कुछ कंडीशन है, जब मास और टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। समझ में आया? अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या होता है? हम लोग कभी भी वेरिएशन के साइन को अगर हटाते हैं तो इक्वल लाते हैं और वेरिएशन के साइन के लिए कांस्टेंट लाते हैं, वेयर के इज वेरिएशन कांस्टेंट।
अगर हम कांस्टेंट को एक तरफ रखें और वेरिएबल को एक तरफ, तो ये p जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी भी बराबर क्या हो जाएगा k। हम जानते हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो बार बार इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ में आया? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और इसी फॉर्मूला की मदद से बॉयल्स लॉ के ऊपर जितने सारे न्यूमेरिकल आएंगे वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब एक सवाल आता है कि फुटबॉल में जब हवा भरी जाती है तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है। हालांकि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो क्या यहाँ पर बॉयल्स लॉ कंट्रोडिक्ट होता है, मतलब क्या यहाँ पर बॉयल्स लॉ खत्म हो जाती है या बॉयल्स लॉ यहाँ पर गलत साबित हो जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा, आप जब भी देखिएगा फुटबॉल में हवा भरी जाती है तो ये देखा जाता है कि उसका मास और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट नहीं होते हैं, जबकि बॉयल्स लॉ ने क्या बताया था कि बॉयल्स लॉ अगर उसी वक्त वैलिड करेगा जब उसमें मास और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मगर यहाँ पर देखा जाता है कि मास और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बॉयल्स लॉ गलत साबित नहीं होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर है बॉयल्स लॉ का ग्राफ। तो ये तीन तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो पहला ग्राफ होता है P वर्सेस V, जो दो पैरामीटर बॉयल्स लॉ में यूज होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जितने सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन होते हैं उन सबका ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है और इसका नेचर क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग तीन ग्राफ ड्रॉ किए, एक T1 डिग्री C पर, एक T2 डिग्री C पर और एक T3 डिग्री C पर। आप सोचेंगे कि सर बॉयल्स लॉ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम भी तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस वाले कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर लेंगे तो वो टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इस वाले कर्व का टेम्परेचर कौन सा कांस्टेंट है, T2, जो किसी भी पॉइंट पे क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये अलग अलग टेम्परेचर में सबसे बड़ा कौन होगा। तो हम देख सकते हैं कि जिसका वैल्यू सबसे ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो जिसका वैल्यू सबसे ऊपर की तरफ होगा वही टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग P कर्व में देखते हैं तो इस वाले कर्व का वैल्यू सबसे ऊपर है, तो इसलिए T3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद T2 होगा और इसके बाद T1 होगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं प्रेशर लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। या इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कर्व में, PV ग्राफ P। अगर यहाँ पर P भी रहे, यहाँ पर P भी रह सकता है और P के जगह पर V भी रह सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कोई भी वेरिएबल हो, ये PV हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको भी मान लेते हैं तीन कर्व है, एक T1 डिग्री C पर, दूसरा T2 डिग्री C पर और तीसरा T3 डिग्री C पर। तो इसमें भी हमेशा बड़ा कौन होगा, T3, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग नीचे से मेजर करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, T3 का। उसके बाद किसका है, तो हम देख सकते हैं जिसका PV का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही ग्रेटर होगा, इसलिए यहाँ पर T3, T2 और T1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब सवाल है कि यहाँ पर नेचर कैसा होगा, देख सकते हैं सभी के सभी स्ट्रेट लाइन है और ये किसके पैरेलल है, एक एक्सिस के पैरेलल है। बॉयल्स लॉ का तीसरा और सबसे आखिरी ग्राफ है। इसमें क्या होगा, किसी भी एक रिलेशन को रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर डायरेक्टली रिलेशन होगा तो कर्व कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका नेचर कहाँ से होगा, ये कर्व जो होगा वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और सबसे पहले एक और आपको बात बता दें, क्योंकि इस वाले कर्व में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म भी कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी सिमिलर टेम्परेचर। याद रहेगा कि कौन से कर्व को हम लोग आइसोथर्म कर्व कहते हैं, बॉयल्स लॉ के कर्व को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कर्व कहते हैं। इसमें भी तीन टेम्परेचर है, T1, T2 और T3। इसमें भी कौन बड़ा होगा, तो हम देख सकते हैं किसी भी एक वैल्यू को पकड़ते हैं, जैसे हम लोग अगर वॉल्यूम को पकड़ते हैं, हम जानते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन होता है, जो चार्ल्स फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम जानते हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं अगर इसको हम लोग नीचे से ड्रॉ करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन है, T3 है, मतलब T3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इसका मतलब जब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। T3
ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। अब एक और सवाल आता है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कोई भी ऊंचाई की तरफ जाता है ना तो प्रेशर कम होता है, पता है ना आपको। कोई ऊंचाई पे जाता है तो उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो ऊंचाई की तरफ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर उसके मुकाबले क्या होता है? ज़्यादा होता है। और हमेशा लिक्विड या एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हम जान सकते हैं कि जहाँ हम लोग ऊपर जाएंगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है किसी किसी का, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो चलो अपने सवाल पे आते हैं कि माउंटेनियर्स अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों? ऊंचाई पर जाने से प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। जो कोई चीज़ फ्रैक्शन के नीचे होता है उसे इन्वर्सली रिलेशन कहते हैं। यानी वॉल्यूम जैसे ही ज़्यादा होगा डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में उन लोगों को क्या होती है? दुश्वारी होती है। इसलिए वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल देख। अब बॉयज़ लोग का जो आखिरी टॉपिक है न्यूमेरिकल, और ये जो सवाल आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये आया था 2017 में माध्यमिक में। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP इज़ 52 मीटर क्यूब। आपको बताए थे ये जो मीटर क्यूब होता है ये किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1, और यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं ये क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होगा तो कम से कम मीटर क्यूब से वो समझ जाएगा ये क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। STP पर आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट द प्रेशर ऑफ 104। यानी एक आपको प्रेशर दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर Hg। तो इसका मतलब है आपसे मांग क्या रहा? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, आपसे वॉल्यूम मांग रहा। तो यानी इनिशियल प्रेशर वो देना चाहिए, और इनिशियल प्रेशर कहाँ से मालूम होगा? STP। STP पर प्रेशर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर Hg। हम लोग फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना दिया हुआ है? 76, V1 कितना दिया हुआ है? 52, P2 104, V2। एक ही तरीका सब जगह अप्लाई करेंगे, जिस वेरिएबल को निकालना होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे और बाकी तमाम नंबर को इक्वल के एक साइड लाएंगे। ये पहले से मौजूद है 76 इंटू 52, फ्रैक्शन इंटू किस में चेंज होता है? डिवाइड में 104। इसको बहुत आसान तरीके से काटेंगे, 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 8 जा 52 कट गया, कितना आ गया आपका आंसर? 38। चूँकि यहाँ पे मीटर क्यूब था तो यहाँ भी क्या होगा? मीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं?